धनुष आर्टिलरी गन्स की क्वालिटी इशू होने की वजह से इंडियन आर्मी का भरोसा इंडिजिनस आर्टिलरी सिस्टम के ऊपर उठता जा रहा है। 2022 में रशिया की नई 5th जनरेशन फाइटर जेट या चेकमेट फाइटर जेट भारत आने वाला है। तालिबान की तरफ से अभी अफगानिस्तान आर्मी को हराने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा रहा है। साथ ही तालिबान अभी चाइना से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और अंत में इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर वेटरन एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम के मुताबिक राफेल किस वजह से चाइना की J-20 का सामना नहीं कर सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट धनुष आर्टिलरी गन्स को लेकर। आप सभी को पता होगा कि आर्मी की तरफ से अभी 118 धनुष आर्टिलरी गन्स के लिए 2018 में ऑर्डर को प्लेस किया गया था। ये भारत का पहला इंडिजिनस आर्टिलरी गन था जिसको मेनली बोफर गन से डिराइव किया गया था। लेकिन ऑर्डर करने के बाद गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर की तरफ से अभी टाइम पर इंडियन आर्मी को इसका डिलीवर नहीं किया जा रहा है। इनिशियल ऑर्डर प्लेस करने के बाद 2019 में पहले बैच के अंदर 6 धनुष आर्टिलरी गन्स को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया था। लेकिन इसके बाद इन सभी गन्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी इश्यूज सामने आने लगे थे, जिसके बाद इसकी जो सेकंड बैच था उसका प्रोडक्शन डिले हो गया था, क्योंकि आर्मी सेकंड बैच में डिलीवर होने वाले गन्स को पहले ट्रायल करने के बाद इंडक्ट करना चाहती थी और लॉकडाउन की वजह से वैसे ही इसकी प्रोडक्शन और इंडक्शन दोनों डिले चल रहा था। नॉर्मली इन सभी 118 गन को 4 साल के अंदर ही आर्मी को डिलीवर करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी लगभग 3 साल होने के बाद भी अभी तक 10 से 12 गन को डिलीवर किया गया है। ऐसे में अगर ओरिजिनल रेट में भी अभी प्रोडक्शन को किया जाता है तभी हमें इनको इंडियन आर्मी को डिलीवर करने में एडिशनल 3 साल के आसपास लग जाएंगे। और अगर टाइम पर इनकी डिलीवरी को करना चाहे, यानी कि 2022 से 23 के बीच इनकी डिलीवरी को कंप्लीट करने की कोशिश करे, तो अभी साल में हमको 50 गन के आसपास मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से शायद इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इंडिजिनस गन के बदले इंपोर्टेड गन्स को खरीदने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। और अभी लगभग 400 एथॉस गन्स को इजराइल से खरीदने का फैसला किया गया। साथ ही इसके बाद 1180 एथॉस गन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। पर इससे आगे चल के एटीज का फ्यूचर जो है वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि हमें अभी लगभग 1580 के आसपास 155 mm 52 कैलिबर की स्टैंडर्ड की टोड आर्टिलरी गन्स की जरूरत थी, जिनमें से अगर हम सभी के सभी एथॉस गन को खरीद लेंगे तो एटीज को इंडक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी स्लॉट नहीं बचेगा। लेकिन धनुष गन की प्रोडक्शन इशू होने की वजह से ये हमारी इंडिजिनस आर्टिलरी गन के ऊपर एक नेगेटिव इंप्रेशन डाल रहा है। वो बात अलग है कि एटीजेस को गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में नहीं बल्कि टाटा और कल्याणी ग्रुप की तरफ से बनाया जाएगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, तो वहां पर डिलीवरी टाइम पर होने की उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ धनुष गन की वजह से हम 1580 एथॉस गन को खरीद लेंगे तो एटीजेस को अभी तक डेवलप करने का हमारा सारा मेहनत बेकार होने वाला है। अगला अपडेट रशिया की नई 5th जनरेशन यानी कि चेकमेट फाइटर जेट को लेकर। जब से इसे रशिया की तरफ से मार्च 2021 एयर शो के दौरान रिवील किया गया था, तब से इसको लेके काफी सारा हाइप क्रिएट किया गया है, क्योंकि इसका जो ट्रेलर रशिया की तरफ से रिलीज किया गया था उसमें इंडियन पायलट्स को दिखाया गया था, जिससे साफ होता है कि इसको रशिया भारत को ऑफर करने वाला है। इसके बाद अभी एक और खबर सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि रशिया को अभी चेकमेट प्रोग्राम के अंदर पहला एक्सपोर्ट कस्टमर मिल चुका है और वो कोई एशियन कंट्री था। इसके बाद सबको ये लगने लगा था कि जो एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है ये भारत होने वाला है और रशिया में भी यहाँ पर MMRC टेंडर के अंदर चेकमेट प्रोग्राम को भारत को ऑफर करने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि रशिया भी बात अच्छी तरीके से जानता है कि रशिया की Su-35 या MiG-35 MMRC टेंडर को जीतने वाले नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी चेकमेट फाइटर जेट को इसमें ऑफर करते हैं तो ये इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी सभी 4.5 जनरेशन फाइटर को हरा सकता है। और जिस प्राइस पॉइंट में वो अब एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑफर कर रहे हैं, उस प्राइस पॉइंट पर भारत इस ऑफर को नहीं ठुकरा सकता है। लेकिन ये बात अभी रशिया की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया है कि वो अभी तक फॉर्मली भारत को इसको ऑफर नहीं किए हैं। हालांकि इसको आगे चल के भारत को ऑफर करने का प्लान किया गया है, लेकिन अभी इसको ऑफर नहीं किया गया है। दरअसल वो अभी इसको अगले साल तक भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं और मे भी इसके एक फुल स्केल मॉडल को अगले साल डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत में लाने की कोशिश किया जा रहा है। पर अभी रशिया की तरफ से MMRC टेंडर में इसको ऑफर करने की बात नहीं की गई है और अभी रशिया की तरफ से अपनी Su-35 और MiG-35 को ही MMRC में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि अगर रशिया इस फाइटर जेट को MMRC टेंडर में ऑफर नहीं करता है
और बाद में किसी सेपरेट डील के अंदर इसको भारत को ऑफर करता है, तो ये भारत के लिए बहुत ही प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ MMRC टेंडर के अंदर ही फॉरेन फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। जिसके अलावा हमारे बाकी जितने भी अपकमिंग फाइटर जेट होने वाले हैं वो सभी के सभी हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम होने वाले हैं, चाहे वो तेजस MK2 हो गया या फिर ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर हो गया या फिर एमका प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे में अगर रशिया इसको MMRC के बदले अलग से ऑफर करने की कोशिश किया जाता है तो तब भारत को कभी भी इसके साथ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो या तो तेजस MK2 प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर एमका पर इसका असर पड़ने वाला है। तो अगर रशिया सच में भारत को सपोर्ट करना चाहता है और आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहता है तो इस नए फाइटर जेट को रशिया को भारत को MMRC टेंडर के अंदर ही ऑफर करना चाहिए, ताकि भारत की जो इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम है उसके ऊपर इसका नेगेटिव असर नहीं पड़े। साथ ही आगे चल के इस नए फाइटर जेट को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे भारत की जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है उसको भी सपोर्ट किया जा सके, वरना इसको भारत की तरफ से खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला अपडेट अफगानिस्तान और चाइना को लेके, एक्चुअली तालिबान और चाइना को लेके। कल ही हमने इसके बारे में बात किया था कि अफगानिस्तान की तरफ से अभी ये बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट और नेटो कंट्रीज की तरफ से अभी उनको सपोर्ट किया जा रहा है और अभी भारत से उनको कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जिस वजह से भारत का इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से तालिबान के ऊपर बॉम्बिंग वगैरह करना चालू किया गया था, जिसमें तालिबान को यहाँ पे भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आमने सामने की लड़ाई में तालिबान के पास अभी कुल मिलाकर 50,000 से 60,000 की स्ट्रेंथ है, जबकि अफगानिस्तान के पास अभी 2.5 लाख के आसपास एक्टिव स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन तालिबान की तरफ से अभी अपने से ज्यादा मात्रा में मौजूद अफगान आर्मी का सामना करने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा रहा है, जिसे 1971 में इंडियन आर्मी की तरफ से अप्लाई किया गया था। और साइज में कम होने के बावजूद भी पाकिस्तान की 93,000 सोल्जर्स को इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेकने पड़े थे। यानी कि तब भारत की तरफ से जब पाकिस्तान की सोल्जर्स को घेर लिया गया था तो इंडियन आर्मी की एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या था ये पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं चला था और उनको लगा था कि इंडियन आर्मी की तादाद काफी ज्यादा है, जिस वजह से उन्होंने आके सरेंडर कर दिया था और उसके बाद हमने बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया था। अभी तालिबान की तरफ से भी वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है और वो अभी मेनली सिटीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तान की जो आर्मी है उनको लगे कि तालिबान उनके मुकाबले तादाद में काफी ज्यादा है। लेकिन एयर स्ट्राइक की वजह से अभी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे हैं। इसी वजह से वो अभी चाइना से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास ज्यादा कुछ एसेट नहीं है, लेकिन फिर भी तालिबान के पास एयर डिफेंस सिस्टम ना होने की वजह से उनको तालिबान से कोई खास खतरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक बार उनको चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स या एविएशन विंग की बैंड बजा सकते हैं और चाइना का भरोसा नहीं है। और हो सकता है कि आगे चल के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चाइना अपने हथियारों को इलीगली तालिबान को या फिर ऐसे किसी संगठन को सप्लाई करने की कोशिश करने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान आगे चल के इलीगल चाइनीज वेपन का एक मेजर हब बनने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स को लेकर। कुछ दिन पहले ही हार्वर्ड केनेडी स्कूल की रिसर्चर्स की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि अगर इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बीच आमना सामना हुआ तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स की सुखोई, राफेल, मिराज और MiG-29 जैसे फाइटर जेट चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की J-11, J-16 या J-10 जैसे फाइटर जेट के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं और लद्दाख या हिमालयन रीजन के ऊपर किसी भी एरियल एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास स्ट्रेटेजिकल एडवांटेजेस रहने वाला है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया था कि चाइना की तरफ से अभी लगभग 150 के आसपास J-20 को ऑपरेशनल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस पर अभी बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर फाइटर पायलट एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम की तरफ से एक स्टेटमेंट में बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी हिमालयन रीजन में एयर पावर काफी बेहतर है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम एयर एसेट को उसी साइड में ही डिप्लॉय किया गया है। साथ ही राफेल के शामिल होने के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर अभी इसको चाइनीज J-20 का सामना करना पड़ा तो वैसे सिचुएशन में अकेला राफेल हमको जंग जिता नहीं सकता है और इसके लिए हमको जल्दी से ही खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करना पड़ेगा। और ये बात वो क्यों बता रहे थे इसको लेके हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। अब राफेल की खास बात इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इसकी मेट्योर मिसाइल है, जो कि हमें लगभग 60 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी का नो एस्केप जोन देता है। साथ ही स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मोस्ट मॉडर्न AESA रडार्स को भी जैम कर सकता है। इस वजह से चाइनीज एयरफोर्स में J-20 को छोड़ के बाकी जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं और किसी भी आमने सामने की लड़ाई में एक राफेल चाइनीज एयरफोर्स की
कम से कम 4 एयरक्राफ्ट को अकेले ही हरा सकता है, क्योंकि राफेल की आरसीएस काफी कम है और जब तक चाइनीज फ्लैंकर राफेल को डिटेक्ट कर पाएंगे तब तक राफेल उनकी 100 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस में पहुंच चुका होगा। लेकिन राफेल उन सभी को 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और मीटियोर मिसाइल की वजह से राफेल के पास वीवीआर एडवांटेजेस होने वाला है। अब PL-15 मिसाइल भी थोड़ी सी परेशानी को क्रिएट कर सकता है, लेकिन राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम चाइनीज फाइटर जेट को अपने ऊपर रडार लॉक करने नहीं देने वाला, जिस वजह से वो ज्यादा दूरी से इसको फायर नहीं कर सकते और अगर वो इसको फायर भी कर देते हैं तब भी राफेल इसको जैम कर सकता है। लेकिन अगर J-20 की बात करें तो ये अपने स्टेल्थ प्रोफाइल की वजह से बाकी किसी भी चाइनीज फ्लैंकर के मुकाबले राफेल की काफी करीब आ सकता है और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होते हैं ये भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक की किसी रडार सिस्टम को जैम कर पाते हैं और इस रेंज को बर्न थ्रू ECM कहा जाता है। इसके बारे में मैंने एक रडार जैमिंग वाले वीडियो में डिटेल में बताया था, अब चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। तो किसी भी एंगेजमेंट में J-20 राफेल की 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तक आने से पहले राफेल J-20 को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और हम यहाँ पर फ्रंटल एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पर राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम किस हद तक चाइनीज J-20 को जैम कर पाता है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि चाइनीज क्लेम के मुताबिक J-20 के रडार में 2000 से भी ज्यादा TR मॉडल मौजूद हैं, तो उस हिसाब से इसकी जैमिंग रेजिस्टेंस भी काफी बेहतर होगा। साथ ही अभी चाइना 150 के आसपास J-20 को इंडक्ट कर चुका है, जो कि हमारे 36 राफेल को इजीली आउट नंबर करने वाले हैं, जिस वजह से हमें अभी चाइनीज J-20 को काउंटर करने के लिए सेम कैटेगरी की 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि अगर हमारे पास भी खुद की 5th जनरेशन फाइटर मौजूद रहेगा तो J-20 हमको ज्यादा दूरी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अभी क्या हो रहा है कि J-20 आसानी से राफेल को 150 किलोमीटर से या फिर 200 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन राफेल अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से J-20 के रडार को जैम करता रहेगा ताकि वो मिसाइल को फायर नहीं कर सके। लेकिन बदले में राफेल J-20 को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और लगभग 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तक राफेल J-20 को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास खुद की 5th जनरेशन फाइटर मौजूद रहेगा तो तब J-20 भी हमको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और ऐसे सिचुएशन में अभी J-20 के पास जो एडवांटेजेस है वो आगे चल के नहीं रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।